गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज इकोनॉमिक्स के 2 दिन डेमो के बाद फिर से आज हम स्टार्टअप कर रहे हैं हमारा आज नया कॉन्सेप्ट। आज हम देख रहे हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 तरह से कहना चाहता हूं कि एक्चुअली मैनेजमेंट किसको कहते हैं। तो कभी भी हम लोग कोई हमको पूछता है कि आप लोग क्या करते हो, तो जनरली हम लोगों के पास एक यूनिक आंसर होता है, भाई वी विल डू अ प्रोफेशनल कोर्स। हम सारे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा पूछा जाए आप कौन सी बैचलर डिग्री कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली साइंस वाले तो आते नहीं है। कभी देखा बीएससी आया हुआ पास हुआ, मे बी शायद ये हो सकता है बीए वाला आता है, लेकिन जनरली साइंस जो लेते हैं ना उनके पास 2 ही स्कोप होते हैं, वन इज इंजीनियर एंड सेकंड इज डॉक्टर। हमारे कॉमर्स जो है ना, कॉमर्स के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आपने कॉमर्स की डिग्री क्यों, पर कॉमर्स की डिग्री जो हमको पूछते हैं हम बाई चांस ऐसा बोलते हैं कि वी डू अ बीकॉम, क्योंकि हमको हमारी कॉम चेंज करनी है। वी आर नॉट अ बीकॉम, वी आर अ बीसी कॉम। तो कोई हमको पूछता है बीकॉम, तो वैसा मुंह बिगाड़ेगा कि यार बीकॉम कर रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि यार क्या हमने कोई ऐसा अपराध किया है जीवन में क्या कि बीकॉम करके उसने मुंह बिगाड़ा। उस टाइम हमारा भी थोड़ा वाक्यांश क्लियर हो जाता है। आप लोगों का भी 12th का जब रिजल्ट आया होगा ना, आपने कोई ने किसी ने रिजल्ट पूछा होगा तो आपने बोला होगा क्या करने वाले हो, तो बेसिक बोलते हैं ना बीकॉम करते हैं। तो उन लोग बीकॉम में क्या रखा है, बीकॉम के का सरप्लस कीजिए। तो हमने ये प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन किया इन एडवांस। लेकिन मैं दूसरी चीज आपको रादर ऐसा कहता हूं कि जो लोग हमको ऐसा पूछते हैं कि भाई तू कॉमर्स कर रहा है, तो उसको पूछना है कि भाई मैं कॉमर्स कर रहा हूं, उसमें तेरा क्या जाता है। दूसरी बात, पूछने वाले की हैसियत देखनी चाहिए कि वो क्या करता है। वो 12th पास हो गया, अगर आपको बीकॉम की मतलब क्या कहता है, आपको सजेशंस देता है, तो वो क्या ऑटोमेटिक होता है। दुनिया हमारे हम क्यों सुन लेते हैं पता है, क्योंकि उसका स्कोप क्या है हमको पता ही नहीं है। व्हाट आर द स्कोप ऑफ सीएमए, क्योंकि आप लोग सारी चीज स्कूल लाइफ पूरी सेटअप करके अब नए एक पायदान की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा भविष्य क्या है वो पता नहीं है। मुझे ऑनेस्टली बताइए, आप लोग इतनी कड़ी मेहनत करोगे, इतनी अच्छी तरह से अपना है ना भविष्य सुधारोगे, तो आपको लगता है कोई शिक्षण या एजुकेशन आपको ऐसी गारंटी देता है कि भाई तू टेंशन मत ले। भाई है तो तू टेंशन क्यों लेता है, क्यों क्यों टेंशन नहीं ले। टेंशन इसलिए नहीं लेने का क्योंकि तू पढ़ेगा सीएमए करेगा तो तुझे इतने महीने के बाद डेफिनेटली ग्रेजुएशन और सीएमए मतलब तुझे 50,000 रुपए पर मंथ की जॉब मिल जाएगी। कोई देता है रिटर्न गारंटी, 26 साल तक पढ़ता है ना, फिर भी कोई आधी जिंदगी पढ़ाई में चली जाती है, स्पेशली डॉक्टर और उनकी। लेकिन कुछ गारंटी मिलती है, क्यों नहीं मिलती है पता है, क्योंकि हम हमारे स्कोप से ही वाकिफ नहीं है। दुनिया पूरी बीकॉम से चलती है, सीए में तो बहुत सरप्लस है, बहुत आप आगे हो। लेकिन दुनिया आप देखिए क्या क्या आता है कॉमर्स में। बेसिक चीजें क्लियर करो, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एंटरटेनमेंट, बिजनेस ले लीजिए, ट्रैवल टूरिज्म। आप लोग में जो जो स्कोप किया था वो स्कोप देखिए, है ना, ट्रैवल टूरिज्म। उसके बाद और डिटेल में हम जाए तो यस ट्रांसपोर्टेशंस के बाद सो मैनी दैट कम्युनिकेशन टेक्निक्स। सो कहने का स्टोरेज, बहुत सारी चीज है, पर कहने का मतलब क्या है गाइस, क्या ये जो 10-12 फील्ड का सिर्फ हमने एग्जांपल दिया है, इसके बगैर हम दुनिया की कल्पना कर सकते हैं। आज की कल्पना शक्ति जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज बिलोंग्स टू कॉमर्स। आप समझो, 2 बात छोड़ दो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो दुनिया का अस्तित्व पॉसिबल है। आज ऐसा कहा जाता है द वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज, है ना, दुनिया एक वैश्विक और ग्लोबल विलेज क्यों है, कैसी हो गई है दुनिया। अमेरिका को छींक आती है तो इंडिया को ताव चढ़ जाता है, मतलब बुखार आ जाता है। वहां पे डिप्रेशन हो तो इधर में लोग डिप्रेशन रहने लगते हैं। पहले क्या है, रसिया यूक्रेन लड़ रहा है, छोड़ा अपने को क्या, लेकिन अभी हम टगर टगर देखते हैं और न्यूज वाले रम रमा के चलाते हैं। देखिए अब मानव बॉम्ब बना है, पता नहीं इधर फटेगा कि नहीं फटेगा, लेकिन उधर डेफिनेटली फटेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो गल्फ कंट्रीज है जैसे लाइक सऊदी अरेबिया और ये सारी कंट्रीज है, वहां पे एक्चुअली है क्या, क्या है वहां पे, पेट्रोल है ना, उसके आधार पे वो कूदा कूद करता है। बाकी डेजर्ट ही है, रण प्रदेश, और रण के अलावा कुछ नहीं है, रेत के अलावा। लेकिन फिर भी आज उसने, पता है हम जब स्कूल में पढ़ते थे, याद थे आप,
छोटे थे, बड़ी शरारत करते थे, याद है ना आप लोग स्कूल में पढ़ते थे तब कैसी लाइफ थी? नहीं, स्कूल में थे तब स्कूल को गालियां देते थे, और अब स्कूल लाइफ याद आती है। वो तो यही होता है, जब प्रेजेंट चीज हमारे पास होती है उसकी कभी वैल्यू नहीं होती है। तो उसने क्या किया, तो आप लोगों में से बाई चांस ये ऑनलाइन या कोई भी लोग पढ़ने वाले सब, कभी ना कभी आप लोग अब्रॉड जाना, गल्फ में। मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन लोग जो गए फ्रेंड लोग बोलते हैं, हम सुनते हैं। इतना ट्रैवल टूरिज्म के लिए इन्होंने इतना अपना मतलब उसको पता है कि आने वाले दिनों में वो भी स्कूल भी लाइफ भी अजीब थी नहीं। जब पढ़ते थे तब ऐसा होता था अगले 20 सालों में, मतलब हमारी आगे की पीढ़ी पढ़ती थी, वो भी बोलती कि अगले 20 सालों में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। उसके बाद की पीढ़ियां ही पीढ़ियां आई, बोलता है 20 साल के बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने भी पढ़ा 20 साल के बाद, पर कौन से 20 साल? साला वो कोई इंडिकेशन ही नहीं है। अब ये वॉर के टाइम में सब लोगों ने रिक्वेस्ट की तो सऊदी ने पेट्रोल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, पता नहीं इतना प्रोडक्शन डे बाय डे, और इंडिया का मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जाता है कि नहीं जाता है? लेकिन फिर भी साला पेट्रोल खत्म नहीं होता है। पता नहीं कौन सा नशा करता है, पता ही नहीं चलता है। आता है ना वो सॉन्ग, बिल्कुल ये लाइन कब आएगी 20 साल, वी डोंट नो, आपको पता ही नहीं। कहने का तात्पर्य ऐसा है गाइस कि हमारे कल उसके पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो किसके आधार पे चलेगा? कॉमर्स के आधार पे, ट्रैवल टूरिज्म मेन वही होगी इंडस्ट्रीज, बाकी वहां पे कुछ है ही नहीं। और मैक्सिमम इंडियंस देखे गल्फ और वहां सब जाते हैं घूमने के लिए, और जहां होता है गुजराती, गुजरात में रहने वाले सभी गुजराती हैं, जहां होता है गुजराती वहां सदाकाल बसता है गुजरात, ऐसा कहा जाता है। एवरीवेयर एवरी डे यू फाइंड। तो कॉमर्स के बगैर दुनिया का अस्तित्व पॉसिबल नहीं है, और आज आप लोगों को बोला जाता है कि कॉमर्स की वैल्यू क्या है। ऐसे ऐसे केस मैं आपको दिखा सकता हूं जो एसवाई फेल है लेकिन महीने के 1.5 से 2 लाख कमाते, और ऐसे भी केस है जो महीने के 3 लाख कमाते लेकिन 10 दिन में उड़ा के दूसरों के पास भीख मांगते हैं। देयर आर सो मेनी फैमिलीज राउंड अबाउट। आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड है। एम आई राइट या रॉन्ग? सर एक प्रश्न है, आज आप मैनेजमेंट की बात करने वाले हो और ये ज्ञान पेल रहे हो। कम टू द पॉइंट ऑफ कॉमर्स। मैं कॉमर्स के पॉइंट पे नहीं आता हूँ, स्पेशली मैनेजमेंट। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, प्रोफेशनल लोगों को, जो खुद कमाते लेकिन अपनी इनकम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते। डायरेक्ट टैक्स किसमें आता है? कौन पढ़ाता है? रिटर्न फाइलिंग कौन करता है? कॉमर्स वाला ही करता है ना। सीए हो या कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज हो, सीएस हो, कोई भी हो, लेकिन स्पेशली सीए के पास अथॉरिटी ज्यादा होती है। अब सीए में भी कर सकता है, इक्विवेलेंट टू सीए है। अब ये सारा खुद इनकम कमाता है लेकिन खुद का प्लानिंग नहीं कर सकता। रादर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे इंजीनियर है जो अलग स्ट्रीम से होते हुए बावजूद खुद की इनकम का बेहतरीन प्लानिंग करते हैं। बेहतरीन, मैं तो ऐसा बोलता हूँ बेहतरीन से बेहतरीन। और हम लोग क्या करते हैं? नथिंग इज देयर। अब मूड बात क्या है, क्या इंसान अपनी लाइफ को अच्छी तरह से मैनेज कर पाता है? व्हाट इज मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट की परिभाषा बहुत बड़े एक्सपर्ट लोगों का, आप यूट्यूब के ऊपर या कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर फाइंड करना, बहुत अच्छा ज्ञान आपसे मिलेगी। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, एक भाई मुझे आके बोलता है कि सर सफल होना है, क्या करे? कुछ जबरदस्त आगे बढ़ो जीवन में। तो कैसे बढ़े? मैं वो चप्पल जो उल्टे निकाले ना, सीधी तरह से वो क्या है, निकालना सीख। जीवन में बड़ी बड़ी बातें करने से कभी इंसान बड़ा नहीं होता है, लेकिन छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करके बहुत आगे बढ़ता है। लाइफ का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स क्या पता है आपको? मैं एक आज आपसे एक टॉपिक सीक्रेट ऑफ शेयर्स में आपको शेयर कर रहा हूँ। एक बुक है, वो बुक का नाम शायद आपने पढ़ा होगा, या आप लोगों में से मैं कह रहा हूँ काफी लोगों ने शायद ये पढ़ी भी होगी। आप जानते हो रिच डैड वर्सेस पुअर डैड? पता है किसने लिखी है? रॉबर्ट कियोसाकी, है कि नहीं? तो मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपको पता है एक चक्कर उसने बताया है। लोग उसमें क्या होता है, आप लोग पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, पर मैं फिर भी तो थोड़ा सारांश कह देता हूँ कि रॉबर्ट जो होता है ना, ये उसके 2 बाप होते हैं, मतलब एक बड़े पापा और उसके पापा। अब उसके जो फादर है ना, वो फादर उसको पुशअप करते हैं कि तू गवर्नमेंट जॉब कर। लेकिन उसके जो अंकल है ना, मतलब बड़े पापा, वो उसको बोलते तू बिजनेस कर। अब पूरे बुक में आप पढ़ोगे बहुत कश्मकश ऑथर के, मैं क्या करूं क्या करूं। ये ऑथर की जो कश्मकश है ना, ये कश्मकश बहुत मायने रखती।
और ये सामने आती है। फिर ऑथर का क्या करे, कैसे सेट करे, कब सोते सोते सोचते पूरी बुक में उसका मनोमंथन दिया है और उसने बहुत सारे पहलू हमको समझाए हैं। तो उसने ऐसा बोला है, दुनिया की अब बात समझिए क्या है। हमको इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते थे हम लोग तीन तरीके से देखे हैं कि एक पर्सन हमारा जीवन निर्वाह कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी सस्टेन अवर लाइफ। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, तो कि भाई हम जॉब कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट, है ना। जॉब करना किसी के मतलब अपना, आपको पता है उसकी डेफिनेशन कि हमारा फिजिकल या मेंटल जो भी एबिलिटीज है वो किसी के अंडर में काम करते हैं, फिक्स सैलरी या वेजेस के ऊपर हम काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय। दूसरा जो होता है वो कौन होता है, तो क्या भाई सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। मतलब आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट पता चला ना, एम्प्लॉय जॉब पे जाएगा तब तक कमाएगा, जिस दिन जॉब पे जाना बंद कर दिया ना, इनकम आनी भी क्या हो गई, बंद। सेम होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। दूसरा आप तरीका समझते हो सेल्फ एम्प्लॉयड, आप तो उसको रादर ऐसा कह सकते हो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, यानी इंसान बिजनेस करता है। अब बिजनेस में क्या क्या कर सकता है, तो कि भाई एकांकी व्यापार जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, जैसे पान का गल्ला, छोटी सी दुकान, XYZ, लारी वाला, राइट। यानी कोई भी तरह या किसी इंडिविजुअल तरीके से वो पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन हो सकता है। इन शॉर्ट वो क्या कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। ये दूसरा नजरिया है। हम इधर देखना क्या चाहते हैं कि सबसे ज्यादा लाइफ एंजॉय कौन करता है, हु विल एंजॉय द लाइफ। लाइफ को एंजॉय करना मतलब मैं मटेरियलिस्टिक वे से बात कर रहा हूं। आज कौन नहीं चाहता मेरा बंगला, आज कौन नहीं चाहता मेरे पास कार हो, मॉडर्न कार्स, व्हाटएवर यू विश, रोल्स रॉयस, कोई भी आपके ब्रांडेड कार। आज कौन नहीं चाहता मेरे पास स्विमिंग पूल हो, मतलब मॉडर्न दुनिया की सारी लग्जरीज मेरे पास हो, सब लोग चाहते हैं। लेकिन उसके पीछे स्ट्रगलिंग कोई नहीं देखता है, दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है। हार्दिक पांड्या और उसका ब्रदर, ये पंड्या ब्रदर्स जो है, ये पंड्या ब्रदर्स जब मैच खेलने जाते थे बहुत गरीबी अवस्था में, 5 रुपए की उस टाइम मैगी आती थी, वो मैगी लेते थे 5 रुपए की और दोनों हाफ हाफ शेयर करके वो खेलते थे। पता नहीं था कि ये खेल में सट्टा ही खेला था, इट्स वन काइंड ऑफ स्पेकुलेशंस, लाइफ में सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। आज हार्दिक पांड्या अकेले की बात करो, महीने की 1.5 करोड़ उसकी मतलब इनकम है हर महीने की औसतन, और दुनिया की सारी लग्जरीज उसके पास है। तो कोई भी इंसान जब बड़ा बनता है, मैं आपको भी कहता हूँ, आपके घर परिवार में भी देखना, कोई एक पीढ़ी इंक्लूडिंग माय फैमिली, कोई एक फैमिली ऐसी होगी कि जो बहुत गरीबी में से ऊपर आई। अपना आज आप जो भी अपने घर में फैसिलिटीज, लग्जरीज, जो भी मटेरियलिस्टिक सारी चीजों प्राप्त हुई है, जैसे 4 व्हीलर है, कुछ भी, वो मेजर नहीं करता कौन सा ब्रांड किया कौन सी, लेकिन ये सब कुछ जो आपको मिला है किसकी वजह से मिला है, क्योंकि एक पीढ़ी ने, समझो आपके पास जमीन है या कोई फार्मर के पास जमीन है, तो वो जमीन उसको क्यों मिली, तो कि भाई उसके पास उसके बाप दादा ने ये संभाल कर रखी थी तब उसको मिली ना, अगर बेचती होती तो कुछ नहीं। तो धीरे धीरे पीढ़ी हमारा सरप्लस होता गया। मुकेश अंबानी के पापा धीरूभाई अंबानी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नॉर्मल लाइफस्टाइल जी के 30 इयर्स में अरबों का एम्पायर छोड़ के गए, 62 में भगवान के यहाँ पे चले गए। लेकिन फिर भी कैसे, उनके पास भी 2 हाथ, उनके ऐसा था 4 हाथ 4 पांव थे, 3 सिर थे, धड़ाधड़ एक सिर सोचता था, दूसरा काम करता था, तीसरा रम रमा के सोता था। हमारे जैसे नॉर्मल इंसान की तरह उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया और आज अरबों का अंपायर अपने बेटों को देके नाम करके, है ना, जिसको हम बोलते हैं तेरे नाम। तो ये क्या होता है, क्या लाइफ में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें, क्या उनको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, साइकिल लेके मटेरियल सोसाइटियों में बेचना, हमारे एरिया में भी बहुत टाइम आए थे, मेरे फादर मुझे बताते थे। और आज वो उनसे मिलने के लिए दुनिया में कितना ज्यादा, मैं आपको एक एक्सीलेंस उनके जीवन बनी घटना शेयर करता हूँ, होप्स यू एंजॉय हो। जब ये कम्युनिकेशन क्रांति नहीं थी ना, कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट क्या है ना, कॉन्सेप्ट आप लोग समझो। जब क्रांति नहीं थी ना, क्रांति, इसका पहले पूर्व भूमिका क्लियर करोगे फिर सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा। तो भारत में इतिहास गवाह है कि भारत में कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन लाने वाला रिलायंस परिवार। मुझे याद है 2001 में, आप लोगों में से बहुत लोग दुनिया में भी नहीं होंगे, जब मोबाइल था ना वो इनकमिंग के पैसे चढ़ते, उस टाइम रिलायंस ने एक फोन लॉन्च किया जिसका नाम है CDMA।
ये मोबाइल फोन लॉन्च किया। 500 रुपए भरने के, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जहां इनकमिंग के पैसे चढ़ते थे, समझो। उसने स्टार्टअप किया 500 रुपए भरने के, और अपने जो मोबाइल लेके आप जाते हो ना, वहां के 22 या 25 किलोमीटर में आपका रेंज होता है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब यहाँ 22-25 किलोमीटर तक आराम से दौड़े जाता है। कोई भी इंसान या घर पे मैं बात करना चाहूँ कर सकता, और वो भी इनकमिंग फ्री। 500 रुपए में भरो। बाद में इंस्टॉलमेंट था, लेकिन कोई भरता नहीं था, लेकिन 500 रुपए में उन्होंने स्टार्टअप किया। उस टाइम रिलायंस ने तकरीबन उस टाइम पे 800-900 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और ये जो कंपनियां थी जो इनकमिंग के चार्जेस चढ़ा रही थी, वो बंद कर दिए, और फिर मोबाइल इनकमिंग फ्री हो गया। धीरे 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 फिर वही कंपनियां, रिलायंस फिर वो ज्यादा नहीं चला, फिर वो बंद हो गया। उसका एक लिमिटेड कवरेज था। उस टाइम डोकोमो आया, टाटा डोकोमो था, यूनिनॉर था, बहुत सारी ऐसी कंपनियां मार्केट में आई। उसके बाद ये लोग क्या करते थे, वो मैंने यूज किया, जो हमारी पीढ़ी ने यूज किया है। हम लोग मोबाइल जो यूज करते थे ना, उसमें सबसे ज्यादा क्रेज हमारा एसएमएस का। हम ऐसा बोलते हैं कि समझो कि हम पैसे देते, हमको कितना मतलब ये मिलता, तो कि आप 551 रुपये का एयरटेल का मेरे पास याद था मुझे आज भी, 551 रुपये का रिचार्ज कराओ तो आपको 250 एसएमएस महीने के फ्री मिलते थे। तो वो भी हमारे लिए क्रेज था। फिर धीरे धीरे समय बीता, फिर नेट आया, और नेट पे 3G की स्पीड आई। अब नेट की 3G की स्पीड पूरे महीने की हमको 1 GB यूज करने के लिए वी हैव टू पे 350 रुपीज। मजाक लगता होगा क्या है, आप लोग देख लीजिए, फाइन कर लीजिए। यही है हमारा जो वोडाफोन, अरे सॉरी, ये जो हमारा वोडाफोन है, समझो, ये आइडिया भाई, ये एयरटेल भाई, यही लोग इतिहास गवाही कि इन्होंने बहुत लूटा है हमको। फिर क्या लोगों से हम शिकवा करें, हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, है कि नहीं। पर यहाँ अपन आने थे, सब गैर थे, और हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। लेकिन ये पानी था ही नहीं, क्योंकि अपना कोई था ही नहीं अपना कहने वाला। याद रखिए, अपने तो अपने होते हैं। फिर मुका ने मारा, मुक्का बेटी का प्यार उसने मजबूर कर दिया, और मुका ने जिहाद उबाड़ी के धन धनाधन करना है भारत में। गाइस, 27,000 करोड़ रुपए की लागत से जियो का प्लान था। 5 साल पहले उसने काम स्टार्ट किया। उसने प्रोविजन रखा था 37,000 करोड़ रुपीस का। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी थे। कोई स्टेट ने रिलायंस को फाइन ना किया ऐसा है ही नहीं, हर स्टेट ने उसको फाइन किया है। एवरी स्टेट इंकर सच काइंड ऑफ फाइन टू ऑन हिम। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश ने उसको फाइन किया है, 1150 करोड़ रुपए। उसको पता था 27,000 करोड़ की लागत, 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा फंड लोगों को खिलाते खिलाते अपने खुद के टावर क्रिएट किए उसने। तभी तो मोनोपोली है। और मार्केट में आया जो एक महीने में 1 GB 350 3G की स्पीड का मिलता था, उसने बोला 4G फोन ले लो और अपनी हैबिट चेंज कर दो, और सबको एडिक्टेड किया मोबाइल का। रोज का 1 GB धन धनाधन। ये लोग टेंशन में आ गए। डोकोमो, यूनिनॉर ने, ये जो छोटी छोटी कंपनियां, एयरसेल, पता रम रमा के बंद हो गए। मार्केट में कंपटीशन बढ़ा। एक्चुअली अब बताऊं, सही में वोडाफोन उसके कोई टावर नहीं। आप लोग बात कीजिए, कोई 4G का उसका टावर नहीं है। ये जो हमारी ट्राई है ना, जो BS हमारी बंगाल, ये भारतीय संचार निगम लिमिटेड है, सॉरी बंगाल संचार नहीं है, पर उसको बोल सकते हैं टावर के नीचे खड़े रहते फिर भी टावर नहीं आता है। आप ट्राई कीजिए क्या BSNL। हम किसी का पोस्टमार्टम नहीं करते, तो बात कर रहा हूं मैं। टावर के नीचे खड़ा दूसरों को कॉल करता है, तो आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो अभी कवरेज एरिया के बाहर है। अरे भाई, तेरा टावर के नीचे ही खड़ा है। पर क्या क्या ये लोग बोला बोल करते हैं। धन धनाधन किया, और आज देखिए रिलायंस क्रांति लाई है कि काफी सारी छोटी फर्म तो बंद हो गई, और दूसरों को भी उसका मुकाबला करने के काफी नहीं छोड़ा है। बीच में अपने पेपर में पढ़ा हुआ, ड्यूरिंग द लॉकडाउन वोडाफोन आइडिया का कितना फाइन बकाया बाकी है ट्राई को पे करने का। अब उनको रहा कि अगर जीना होगा ना तो साथ में आना होगा, और आज दोनों साथ हो गए। वोडा आइडिया, ये लोग क्या अब अपने पितृभाव है एक दूसरे के ऊपर, द वी आर द ब्रदरहुड एंड द फादरहुड ऑफ गॉड, नाउ वी विल मीट, हाथ मिलाओ और मिल जाओ, ऐसा होता है नहीं। जियो की भय से वो अंदर हो गए। इसलिए कम्युनिकेशंस में पूरा सिस्टम जो एनालिसिस करने वाला है वो जियो है।
यहाँ पे वापस बात कौन सी आती है, मैनेजमेंट की। तो धीरू भाई का वो किस्सा बाकी रह गया। रिलायंस में जब कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं, हम BSNL फोन, मुझे याद है हम नोट डाउन करवाते हैं रजिस्टर, तो भी 2 साल 3 साल के बाद आता था, ऐसी कंडीशंस थी। BSNL का वो जो टेलीफोन आता था वो। जियो ने क्या किया, तो कम्युनिकेशन पावर कैसा था, एक बार धीरूभाई अंबानी मुंबई से जामनगर की ब्रांच में आए। आप लोगों को पता है कि पूरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी रिलायंस की अपनी एक अलग प्रोडक्ट है, तो वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। अब उस टाइम तो क्या था, उस टाइम पूरा मैन्युअल होता था, मतलब समझो आप कंपनी में जाओ तो आपको इन टाइम आउट टाइम आपको रजिस्टर में लिखना पड़ता था। तो धीरू भाई वहां पे गए, उन्होंने रजिस्टर मंगवाया और रजिस्टर में अनसाइन करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अकाउंट खोला और उसमें एम्प्लॉय की लिस्ट देखी, उसमें 2 एम्प्लॉय एब्सेंट थे। तो प्रोडक्शन हेड को बुलाया कि भाई ये दोनों एब्सेंट क्यों है बताइए। तो उसने बताया कि सर एक्चुअली एक जो एम्प्लॉय नहीं है ना उसकी माँ बीमार, और दूसरा जो एम्प्लॉय नहीं आया ना उसका कारण क्या है कि वो उसकी बेटी की शादी है। बोला फोन लगाओ। तो फोन किया और फोन लगा के अब सब धीरू भाई अंबानी ने फोन सामने से बात की कि हेलो मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ रिलायंस परिवार से। तो वो लोग सब टेंशन में आ गए कि मालिक का फोन। तो बोला क्या है, तो क्या कोई बात नहीं, माँ को जो भाई एक्सपेंट था उसको बोला कि अगर आपकी माँ बीमार है उसको टेंशन मत लो, रिलायंस परिवार आपके साथ है, किसी भी चीज की जरूरत हो। आपको रिलायंस कुछ देने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो सांत्वना के 2 वर्ड्स है ना बहुत बड़े होते थे। सेम भाई को बोला कि बेटा आप बेटी की शादी है, अच्छी तरह से करना और बेटियों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देना, ऐसे करके कर्टसी के लिए उसने फोन किया और बाद में रख दिया। अब ये तो 4 साल गुजर गए। अब धीरू भाई अंबानी को एक ब्रांच में विजिट करने आता होता है पूरी इंडिया में ऑल ओवर बात करें तो ही हैज टू टेक बहुत सारा टाइम उसमें जाता था। उसके बाद धीरे 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 वापस वो 4 साल के बाद वहां पे आए, वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रजिस्टर मंगवाया और वहां पे रजिस्टर मंगवा के वो दोनों को वापस बुलाया। अब दोनों के हाथे की करने लगे कि इतने बड़े एम्प्लॉय 50-60 हजार लोग काम करते, उसमें से हम दोनों मतलब हमको क्यों बुलाया। तो धीरू भाई अंबानी ने बुलाया और बोला कि आके क्या पूछता है कि कैसी है बेटी, ससुराल में मजे में है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना, बताना कुछ तकलीफ हो तो। और माँ कैसी है, तो कि बहुत अच्छी वाली है। बोला माँ को भी बोलना कि आशीर्वाद भेजा है। मतलब आप सोचिए 4 साल के बाद ये इंसान की इतनी मेमोरी विदाउट द कम्युनिकेशन, यही रिलायंस का सक्सेस राज है। एक टाइम फिर रिलायंस का बहुत खराब टाइम आया था। धीरूभाई अंबानी ने सबको ऐसा, मतलब सबके साथ ऐसा, तो उनके बायोपिक पढ़ना आपको पता चलेगा, बहुत ऐसे सारे किस्से। मैं यहाँ पे धीरूभाई का मार्केटिंग करने नहीं आया, लेकिन मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, और मैनेजमेंट बड़े लोग जो सक्सेसफुल है उनसे ही सीखा जाता है। तो धीरूभाई अंबानी ने बोला कि रिलायंस में अभी पूरे दुनिया में डिप्रेशन चल रहा है और रिलायंस भी इसमें बात नहीं है, तो 2 महीने सैलरी रिलायंस नहीं कर पाएगा, तो जिसको कंपनी छोड़नी है तो छोड़ सकता है, उनको हम 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे सकते हैं, लेकिन 2 महीने सैलरी, लेकिन 2 महीने के बाद मैं आपको मतलब प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बोनस के साथ सैलरी मिलेगी। अब हमारा जिसका घर ही सैलरी पे चलता है, जिसकी EMI सब कुछ देखना, जो लोग सैलरीड पीपल होते हैं उनकी पूरी एम्प्लॉय, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये एम्प्लॉय की हर महीने सैलरी आती है, उनका महीने का किस्त हो, ये सब कुछ उनको पे करना पड़ता है, ही हैज टू पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, नॉट अ सिंगल ऑफिस बॉय, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द प्यून, उन्होंने कोई भी ने जॉब छोड़ी नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन। यही तो उसकी सफलता का 2 साल 2 महीने के बाद, कमिटमेंट के बाद 60 दिन के बाद रिलायंस ने बोनस के साथ सैलरी दी, 3 सैलरी एक्स्ट्रा दी। इसके लिए रिलायंस का सक्सेस यही है। 1999 में जब धीरू भाई अंबानी को पूछा गया कि आपकी रिलायंस की सक्सेस का राज क्या है, कल उठ के डेप्ट बढ़ जाए, तो धीरू भाई अंबानी ने क्या बोला, मेरे पास अब आज 10,000 करोड़ कैश पड़े हैं रिलायंस पे। 1999 की बात कर रहा हूँ, 10,000 करोड़ कैश पड़े, अगर कल उठ के डेप्ट बढ़ गए, आई विल पे द डेप्ट। मैनेजमेंट जब हम पढ़ेंगे तो कोई भी एक इंसान का सक्सेसफुल राज लेंगे। आज हम ये रॉबर्ट कियोसाकी की बात कर रहे हैं। तो दूसरा पर्सन कमाने का होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरे लोग होते हैं बिजनेसमैन, जो मैंने आपको धीरू भाई की बताया है ना। जो धीरू भाई क्या करता है, दे हैव टू डू अ बिजनेस, मतलब लोगों से काम करवा के अपना जो गोल है वो अचीव करते हैं। तो ये नहीं होगा तो इनकम बंद हो जाएगी। ये इसने जिस दिन दुकान नहीं खोली जेठालाल ने, उस दिन इसकी इनकम बंद। ये लोग कहीं भी घूमना चाहे घूम सकते हैं, क्योंकि लोगों से पास से काम करवाने का आर्टिस्ट है, लेकिन फिर भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन दुनिया में जो लाइफ एंजॉय करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी भाई कहते हैं कि ये चौथा कॉलम है ना, यही लाइफ मैक्सिमम एंजॉय करते हैं, एंड दे आर द इन्वेस्टर्स।
पूरे बुक का मैंने आपको इन शॉर्ट बताया, आपने पढ़ा होगा तो आपने शायद ये सारी चीज पढ़ी होगी। ये जो इन्वेस्टर्स है ना, वही दुनिया में अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। बुक पढ़ना बहुत मजा आएगा। मैनेजमेंट क्या है पता चलेगा, या इंडिविजुअल लाइफ तो मैनेज करो, या तो 10th की मार्कशीट कहाँ रख दी वो पता नहीं है, यहाँ 12th की मार्कशीट कहाँ रख दी वो पता नहीं होता है, लाइफ में मैनेजमेंट की बातें करते हो। Am I right or wrong? सर एक एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स, यस यू नो द वॉरेन बफेट। इसका शौक क्या है पता है? ये चिमन का शौक क्या है पता है आपको? हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, इनका पर्टिकुलर है। उसका घर देखो कि 2 रूम किचन का टेनामेंट है, एक सिंपल फ्लैट में वो लोग जीते। सिंपल फ्लैट मतलब अपार्टमेंट है, टेनामेंट 2 BHK का। फॉर्च्यून में जिसका आज भी नाम है रिचेस्ट पर्सन में, दुनिया की लग्जरी, देर रात तक जागता है, साल में 2 बार कंपनी वालों को बुला के मीटिंग करता है, पूरे साल का प्लानिंग कर देता है, फिर कभी कंपनी में जाता नहीं है। पूछा हुई तो जाता है 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, कंपनी चलती रहती है। क्या है इसका शौक? रात को मूवी देखना और पॉपकॉर्न लेके बैठना और पॉपकॉर्न खाना, और मत जानी लाइफ जी जाती है। लाइफ को मैनेज किया है ना, क्यों क्यों इन्वेस्टर्स क्यों कहा जाता है? बाकी आज वो लोग कहते हैं ना, शेयर बाजार ने कमाणी, शेयर बाजार में समाणी। कोई शेयर बाजार से धनिक नहीं, पर लाइफ को मैनेज कैसे की होगी उसने? गोल्डन स्पून में उसने शेयर में इन्वेस्ट किया, जैसे KFC, कोका कोला, मैकडी, जिसको आप मैकडोनाल्ड कहते हो, प्यार से मैकडी बोलते हो, ऐसी ब्रांडेड रिटेल शेयरों में इसने पैसा इन्वेस्ट किया जो कभी बंद ही नहीं होने वाली। पता है लास्ट तक कि कोका कोला जहर, लेकिन फिर भी पेप्सी और पॉपकॉर्न तो चाहिए ही चाहिए। He has to invest so many फंड। आज लाइफ को एंजॉय कर रहा है। इसलिए फिर बोल रहा हूं, मैनेजमेंट मतलब पहले खुद को एक्सपर्ट होना है, और फिर खुद एक्सपर्ट होके दूसरों को यू हैव टू बी मैनेज। मैनेजमेंट में एक बात बोलूं, परिभाषा में 2 चीज है। भगवान ने बोलने के लिए टंग एक दी है, लेकिन सुनने के लिए कान 2 दिए है। इसका मतलब क्या है? व्हेन यू बिकम अ ग्रो अप, जैसे जैसे आप ऊपर चलते हो, कोई नहीं कहेगा सीक्रेट मिशन, वैसे जो इंसान सबकी सुनेगा ना, definitely he has become a reach his goal so far and so early। जो वो मकाम पे या जो डेस्टिनेशन पे वो पहुंचना चाहता है ना, he become। So one author says that if you are a not good speaker, it will be okay, but if you want to achieve a success or something in your life, you must be a listener। Success can't do anything that we compare ourselves to others। Success can't be measured that we have to measure our qualities to others। What is success? In my opinion, न किसी से कोई होड़, न किसी से कोई दौड़, मेरी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी दौड़। लोगों के साथ कंपेयर करना जरूरी है, लेकिन मेरी जिंदगी में मैंने आज क्या कुछ किया। As I today walk 2 steps ahead, कल से मैंने कुछ अच्छा किया, यही होता है माइलस्टोन। What are the fundamental difference between Sachin Tendulkar and Virat Kohli? There are so many examples I would like to give you. Why? Because there are so many comparisons there. Both are my favorite. But why Sachin called a god of cricket? At that time, the time was the bowler domain the cricket. Dinesh Lillee, Waqar Younis, Wasim Akram, right? Curtly Ambrose, Curtly Walsh. In every teams of the cricket match, you find there are so dangerous bowlers there, so much dangerous. And here Sachin will start and face that era. I know that in 1994 to 2006, till 13-14 years, whole Indian cricket team depend on Sachin Tendulkar. If Sachin play well, or Sachin reach the milestone, Sachin start with the 100 or century, India definitely will win the match. The 2006 World Cup is there. You find there are so many clips or so many matches available on YouTube. Respected Sachin. Sachin has a dream that they have to, he has the dream that to won the World Cup in our country. Definitely so many matches are, play. कहने का मतलब जब एशिया में वर्ल्ड कप कब खेला जाता था ना, तब फाइनल कहाँ था? तो कि भाई रावलपिंडी, पाकिस्तान में। भारत ने पाकिस्तान को पछाड़ा था सेमीफाइनल, मतलब क्वार्टर फाइनल में। सेमीफाइनल में श्रीलंका के सामने था,
ऊपर से न्यूज आ गया कि मैच हारनी है, आगे नहीं जाना है। कामली ने देखो, विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर दोनों फ्रेंड थे, आप लोग शायद जानते तो होंगे। उसने खुद खुलासा किया जानबूझ के इंडिया मैच हारा था, फादर मर गए थे, फिर भी सचिन ने वो सारी मैचों में अपना जो विनम्र श्रद्धांजलि अपने पापा को ड्यू टू सेंचुरी दी थी। उसके पापा का अपना सपना था। ऐसे टाइम पे 21 साल के, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ विराट कोहली खराब खेलता है, लेकिन विराट कोहली ने जब सचिन को देखी अपना कैरियर स्टार्ट किया, उसने एक ही बोला था, सफलता इधर ही रहने देना, इधर मत घूमने देना। और आज देखिए, बाप के पैसे से भी खुदाखुद करने वाले बच्चे, पैसे की जगह सही में जेब में होती है, लेकिन आज सबके दिमाग पे चढ़ गया है। खुद का पैसा हो दिमाग में चढ़े ठीक है, लेकिन बाप का पैसा दिमाग पे चढ़ गया है। अपना अस्तित्व क्या है? जिंदगी में एक नाम लेके घूमना है, मेरा ऐसा कहना है। मेरे नाम से मेरे बाप को, मेरे नाम से नहीं, मेरे नाम से मेरे बाप को, मेरी फैमिली को जाने। ओ आप इनके पापा हो, ओ आप इनका बेटा हो, दोनों में बहुत फर्क है। और यही डेस्टिनेशन, तो ये कंसिस्टेंसी विराट मेंटेन नहीं कर पाया। और देखिए अभी कितना स्ट्रगलिंग कर रहा है इन एवरी मैच। इवन तो अभी आईपीएल गया था, उसमें से कैप्टनशिप भी उसकी ले ली गई। यू नो दैट। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे विराट ऐसा कोई मतलब कंपैरिजन में करता हूँ, सिर्फ हो ही नहीं सकती, इसलिए उसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। 100 सेंचुरीज है सचिन की इतनी मैचों में, विराट की कम मैचों में, लेकिन 71 या 72 सेंचुरीज है। अभी 28 सेंचुरी लगाने में कितना टाइम लगेगा उसको? और आज तो क्रिकेट का कैरियर 37-38 ईयर्स का होता है। मैनेजमेंट का मतलब कोई भी लाइफ में फेज आए, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, यही होता है मैनेजमेंट, है कि नहीं? और वैसे भी शाहरुख भाई कह के गए हैं, प्यार करना आसान है, बगा से खा के प्यार तोड़ना भी आसान है, मुश्किल है उसे मेंटेन करना। वैसे कोई भी चीज को मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आती है, मेंटेन करना ही डिफिकल्ट होता है। वो रिलेशन हो या कोई भी चीज हो, एवरीवेयर एवरीथिंग यू फाइंड दैट ये क्लोज अप्लाई होता है एवरीवेयर। अब ऐसे बहुत लोगों ने अपना प्रिंसिपल दिया है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? लोगों से पास काम करवाना। ये एक जो आर्ट होती है ना, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट के बहुत सारी डेफिनेशंस हमको हेनरी फ्यूअल ने दी है, टेलर ने दी है, बहुत लोगों ने ये डेफिनेशन दी है। उसमें से उनके बहुत सारे क्या फेमस है, दे आल्सो नोन एज, उसके प्रिंसिपल्स भी फेमस है। जैसे आज मैं आपको एक फ्यूअल के प्रिंसिपल थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। हेनरी फ्यूअल। हेनरी फ्यूअल खुद कौन थे? तो हेनरी फ्यूअल खुद एक कोल माइनिंग कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? कोयले की खदान। वहां पे उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज एन इंजीनियर। कौन सी कैरियर स्टार्ट की थी अपनी? और वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पोस्ट से वो कहां पे पहुंचे थे? ही विल रीच द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन से पोस्ट पे पहुंचे थे? अब वो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे पहुंचने के बाद उसने अपने अनुभव से कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 6 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? पहला होता है टेक्निकल फंक्शंस, है ना। दूसरा जो फंक्शन होता है कौन सा होता है? कॉमर्शियल। कॉमर्शियल के बाद कौन सा आता है? फाइनेंशियल। उसके बाद भाई ने जैसे बोला वैसा अकाउंटिंग। उसके बाद आता है सिक्योरिटी, है ना। और बाद में जो आता है कौन सा आता है? मैनेजर, जिसमें आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड सो। समझ। उसके बाद उसने कहा कि मैनेजर के पास जहां भी आप जाओ ये 14 फंक्शंस ऑलरेडी होते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, मैं आपको ब्रीफिंग करता हूं। तो सबसे पहला फंक्शन आता है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या होता है? इसको हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। समझो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है ना गाइस, तो उसमें वो इंसान को वही काम दो जिसको उसको आता है, अच्छी तरह से वो कर पाता है। अब अकाउंटेंट को अकाउंटेंट का ही काम देंगे, लेकिन उसको अगर इंजीनियर का काम देंगे तो कर पाएगा। जैसे पप्पू कैन डांस साला, वैसे ये काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि काम उसको नहीं आता। इसलिए स्पेशलाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट बढ़ाना है तो सबसे जरूरी क्या है? स्पेशलाइजेशन अलाउस करना। अच्छा चले, काम दे दिया। काम देने के बाद दूसरे छोर पे हमको क्या करना है? तो डेफिनेटली वी हैव टू प्रोवाइड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब काम तो हमने दे दिया, अब काम देने के बाद पर्सन को ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी। ऑथोरिटी समझता है ना, किसी को हम ऑर्डर कर सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब, यस, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को रिलेटेड टर्म्स है। जितनी ऑथोरिटी ज्यादा होती है उतनी क्या ज्यादा होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर उसमें हमारा हैंडसम क्या बोलता है पता है? वी हैव टू क्रिएट अ पैरिटी। क्या क्रिएट करनी है दोनों के बीच में? पैरिटी का मतलब बैलेंस। मतलब समझो कि ऑथोरिटी बढ़ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो क्या होगा? जैसा गवर्नमेंट कंपनी में होता है,
पर्सन कैन मिस यूज द ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का क्या करेगा वो, मिस यूज, उल्टा समझो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई तो ऑथोरिटी से वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो यहां पे क्या रखनी है, वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है, दैट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, तो डिसिप्लिन मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका पालन करना। और ये रूल्स रेगुलेशन क्यों बनाया जाता है, ये रूल्स रेगुलेशन क्यों बनाया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ चले और जो हम भी हमारा ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छी तरह से स्मूथ तरीके से अचीव हो जाए। याद रखिएगा इस 3 लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप, मिडल एंड लोअर। ये तीनों लेवल पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए ही काम करता है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, अचीव। इसलिए डिसिप्लिन का स्टैंडर्ड होना जरूरी है। डिसिप्लिन के बाद 2 यूनिटी आती है, राइट, यूनिटी ऑफ कमांड और उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कमांड क्या कहती है, कमांड ये कहता है कि हर पर्सन का एक ही बॉस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एवरी पर्सन इज हिज वन बॉस। मतलब एक पर्सन को जो ऑर्डर मिलता है ना, 1 हेड होना चाहिए, 1 पर्सन से मिलना चाहिए। समझो 2 पर्सन से मिलता है तो कंफ्यूजन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं। ड्यूअल कमांड, इफ ऑलवेज देयर विल बी ड्यूअल कमांड इज देयर, देन कंफ्यूजन chaos देयर विल बी, वो अराइज होता ही नहीं। दूसरा होता है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मतलब क्या कहता है, तो डायरेक्शन मतलब हर इंसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर डिपार्टमेंट का 1 हेड, और क्या होना चाहिए, 1 प्लान। क्या होना चाहिए, भले उसके लिए कॉम्प्लान ना पीना पड़े, बट इट विल बी। दूसरा होता है दैट इज यस सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट। समझो कि 2 फ्रेंड है, काम करते हैं, 2 बेस्टी जिसको आपकी भाषा में बोले। अब वो दोनों जिस कंपनी में काम करते हैं वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव कंपनियां हैं। अब एक कंपनी, आपका नाम वैभवी, और अब दोनों बेस्टी एक ही कंपनी में काम करते हैं और वैभवी से मेरी कंपनी कहती है कि काम करना, निराली तो आपकी बेस्टी है। तो निरामय स्वभाव से आप निराली से पूछिए कि क्या ये सीक्रेट है, वो सीक्रेट हमको दे देगी, तो हम उनको 5-10 करोड़ दे देंगे। क्या है, पूरी पूछते खाती रहेगी, जलसा करेगी। पर वो अगर ये ओपन जो उनकी कंपनी का है सीक्रेट देने के बाद अगर उसकी कंपनी बंद हो जाती है, तो उसके अंडर में काम करने वाले, या अदर में ऐसा कहूं, उसकी कंपनी में काम करने वाले 400 लोग बेरोजगार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। क्या करना पड़ता है ऐसी कंडीशन में, वो क्या करेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी है। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है प्रायोरिटी अग्रिमता, कॉमन इंटरेस्ट ज्यादा उसको पहले देखना है। लेकिन हालांकि हम इंडियन है, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, इसलिए हमारा रियलिटी में तो ऐसा ही कहेंगे, भाई 7-8 करोड़ ले लो और संसार खत्म करो। और फ्यूल बोलता है ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट है वो क्या कहता है, तो वो पूरा जुड़ा हुआ है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन मतलब क्या कहते हैं हम, यस, इनकम, जितना काम उतना दाम। जो भी इंसान ये कहता है कि जो रेम्यूनरेशन सिस्टम होनी चाहिए जस्ट एंड फेयर होनी चाहिए, और खास एमसीक्यू के लिए याद रखना, ये ऐसा कहता है कि जो भी इंसान जितना काम करता है उतना दाम देना चाहिए। अब 2 इंसान है, समझो कि ये 2 फ्रेंड है, आपका नाम प्रीत लगा के प्रीत से काम करते हैं और मोहसिन भाई दोनों काम करते हैं एक ही सेम पोस्ट पे, सेम लेवल पे। लेकिन मोहसिन भाई 10 घंटे में 12 घंटे का काम करते हैं और हमारा प्रीत भाई मूड नहीं होता, इसलिए 10 घंटे में 5 घंटे का काम करते हैं। अब जिन सैलरी दिन आती है दोनों को मैं सेम सैलरी दूंगा, तो एक्चुअली क्या होगा, क्या होगा, प्रीत भाई तो खुश हो जाएगा, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोहसिन भाई के दिमाग में तुरंत आएगा, भाई मैं 10 घंटे में 12 घंटे का काम करता हूं और ये अपना हैंडसम 10 घंटे में तो 5 घंटे का काम करता है, तो मैं क्यों फिर इतना काम करूं, दोनों को सैलरी सेम ही मिलती है, तो स्टॉप दैट एंड विल स्टार्ट। और फिर वो क्या करेगा, ऑब्वियसली डेस्परेट होके वो फिर काम बंद कर देगा या आधा कर देगा। क्या कहता है फ्यूल, जितना काम उतना दाम, जो उसको जितना मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल के बाद
फिर जो आता है क्या आता है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन, या काफी लोग उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहता है सेंट्रलाइजेशन? हर पर्सन जो काम करते हैं ना, उसकी ऑथोरिटी एक ही पर्सन के हाथ में हो ना, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जब वही ऑथोरिटी हम दूसरों को ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। फियोल ऐसा कहता है कि ये जो पावर है ना, ये सारी चीज हमको डिसाइड करनी है। कैसे डिसाइड करनी है? ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का लेवल देख के। जो ऑर्गेनाइजेशन छोटा होगा वहां सेंट्रलाइजेशन का लेवल ज्यादा होगा, और ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा वहां डिसेंट्रलाइजेशन का लेवल ज्यादा होगा। यहाँ पे मैनेजमेंट को डिसाइड करनी है डिग्री। क्या डिसाइड करनी है? उसके बाद जो आता है दैट इज स्केलरशिप। काफी लोग इसको बोलते हैं स्कॉलर चेंज। जो हो वो अपने को सही लिखना है। ये पूरा कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? समझो शायद आपने ये सब पढ़ाई है ना, मैं तो सिर्फ रिकॉर्ड ही करवा रहा हूं। अब समझो कि एक फैक्ट्री है, वहां पे डी को कम्युनिकेशन करना है जी का। तो अब डी पहले क्या करेगा? मैसेज किसको पहुंचाएगा? ए को। वाया किसकी मदद से? सीबी। और ए यही मैसेज पहुंचाएगा वाया जी को, किसकी मदद से? वाया ई। पर इमरजेंसी हो या अर्जेंसी हो, उस टाइम पे क्या करने का? तो फियोल ऐसा कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट, और प्यार से बोलते हैं इसको हम गैंग प्लान। क्या बोलते हैं? मतलब डी डायरेक्टली कम्युनिकेशन जी का कर सके, नहीं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसको ही हम कहते हैं स्केलरशिप। क्या बोलते हैं? आर यू क्लियर विद दिस? सीधी सा। उसके बाद आता है दैट इज ऑर्डर। क्या आता है? ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हम ऑर्डर आता है तो तुरंत हमारे दिमाग में वही आता है ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर नहीं। ऑर्डर का मतलब सीधी बात, नो बकवास, अरेंजमेंट। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? एवरीथिंग मस्ट बी ऑन इट्स डेफिनेट प्लेस। सारी चीज प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए। ये किससे जुड़ा हुआ है? अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पर्सन। राइट। हम लोग कितने अच्छे अरेंज करने वाले हैं। हम अपनी चीजें इतनी खूबसूरत जगह पे रख देते हैं कि जब जरूरत होती है तो मिलती नहीं है। और जब जरूरत देख रहा आपको, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जब जरूरत है चीज तो सामने हर रोज देखने को मिलती है, लेकिन जिस दिन जरूरत होती है ना, उस दिन ढूंढने बैठते तो मिलती ही नहीं है। कहां पता नहीं कहां चली जाती है। और 2-3 दिन के बाद जरूरत नहीं, फिर दादी का के देखो मैं तो एक ही, आपने देखा नहीं है कि नहीं? मिलती है। घर में अक्सर ऐसा होता है, और एक के साथ ऐसा एक्सपीरियंस अपना होता ही है। तो ये क्या होता है? ऑर्डर। पहले से सब कुछ प्रॉपर रखा है तो कोई दिक्कत आती नहीं है। वैसे ही देन इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? ये अपने वाला है तो इसके साथ व्यवहार अच्छा करो, ये अपने वाला नहीं है तो इसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करो, ऐसा थोड़े होता है। फियोल ऐसा कहता है मैनेजमेंट जो टॉप ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये टॉप मैनेजमेंट ऑलवेज क्या ट्राई करता होना चाहिए? इट मस्ट बी गिव फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉइज। सारे एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीटमेंट देनी है। अपने वाला हो उसके साथ व्यवहार अच्छा करो, ऐसा होना चाहिए नहीं। 12वीं और जो प्रिंसिपल कौन सा है? दैट इज रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सोनल। सर पर्सोनल मतलब पराई सोनल नहीं, पर्सोनल का मतलब पर्सन। एवरी experienced employee are considered an important assets to any organizations। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका एक्सपीरियंस एम्प्लॉय बहुत वफादार होता है कि नहीं? वो एसेट्स होता है। आज उसको लिया, ट्रेनिंग दी, फिर बाद में उसको निकाल दिया, फिर दूसरे को ले उसको लिया और फिर उसको ट्रेनिंग करके निकाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहता है फियोल कि सबको वफादार इंसान वो ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म तक रहे। सर कितना लंबा समय? जब तक वो लंबा ना हो तब तक। मैनेजमेंट को किसी एम्प्लॉय को निकालना नहीं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ये लॉस दोनों होगा, एम्प्लॉय को भी लॉस होगा और साथों साथ ऑर्गेनाइजेशन को तो बहुत बड़ा लॉस होगा। क्या मांगता है? ज्यादा सैलरी मांगता है, दे दो। क्या लगता है सुंदर पिचाई पागल है बंदा? देखना उसका पूरा बायोपिक आप नेट पे तो यूज करते हो, आपने देखा ही होगा। मुंह के भी ठिकाना, देखने का भी ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी आज गूगल उसके ऊपर महीने के कितनी सैलरी है पता है आपको? सुंदर पिचाई की सैलरी कितनी है सालाना? 5.5 से 6 हजार करोड़ की सैलरी लेता है। सर एक इंसान को इतनी सैलरी क्यों दे दे ये लोग? इसमें कितने लोगों को सैलरी दे पाता है?
कल उठ के उसको पता है अपनी स्किल के ऊपर, गूगल को पता है, वो है ना 10,000 करोड़ मांगेगा तो भी गूगल उसको दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये बंदा अगर हाथ से गया ना तो खुद का गूगल के सामने डूडल चालू कर देगा, और ये 10,000 करोड़ के सामने कंपनी को 1,00,000 करोड़ कमा के वो देता है अपनी स्किल से। इसके लिए तो कंपनी देता है। और मुझे कभी कभी है ना, ऐसे मतलब मजाक में कह रहा हूँ, कभी कभी मुझे हंसी भी आती है। समझो कि उसका हम महीने की सैलरी 6,000 करोड़, चलो एक साल की काउंट कर, हम 5,000 करोड़ कर लो, और एक महीने की सैलरी हम 500 करोड़ रखते हैं, ठीक है। तो एक महीने की 500 करोड़ तो एक दिन की कितनी हुई, तो 500 बाई 30 आप करोगे 30, वही हूं ना, ऑलमोस्ट 10 करोड़ हम समझ ले एक दिन के, हाँ 15 करोड़ समझो, 15-17 करोड़ उसकी एक दिन की सैलरी होती है। अब बाई चांस कभी वो छुट्टी लगाए, कोई पार्टी में जाता है, कोई फंक्शन है, और वहां पे कोई इंसान उसको मिलता है और ऐसे नॉर्मल पूछता होगा कि आज छुट्टी लगाई, तो क्या, हाँ, कितना नुकसान जाता है आपका, तो इंसान क्या बोलेगा, कुछ नहीं, अब 15-16 करोड़ का नुकसान है और क्या है। समझ रहे हो आप लोग? काफी लोगों को इंसान पूरी जिंदगी जॉब करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी इसकी इनकम उनको मिलती नहीं है। 1-2 करोड़ फंड के लिए पूरी जिंदगी हम बिता देते हैं, हमारे राइट यार, है उनके पास स्किल्स तो ऑन करता है, पर जनरली उनकी सैलरी को काटता है। पर तो एक एग्जांपल दे। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, दैट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी डेवलप हो, ये भी जिम्मेवारी किसकी है, मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट को यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जिससे लोगों के अंदर की स्किल क्या हो, डेवलप, है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड द इनिशिएटिव। सामने वाले का भविष्य में लीडर महेंद्र सिंह धोनी अगर नहीं क्रिएट, अगर टाइम टू टाइम उन्होंने पास नहीं किया होता बाईपास, तो आज विराट कोहली तैयार नहीं होता। तो ये होता है ना। और उसके बाद देखो कैप्टनशिप में होड़ लगी है, इंडिया का कोई कैप्टन ही फिक्स नहीं है। अभी अपने वो शंभू को, अरे सॉरी ये क्या है अपने, नहीं अभी हमारा जो कीपर है ना, उसको ये इसमें बनाया था साउथ अफ्रीका में, और अभी आयरलैंड के लिए हार्दिक पांड्या, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कितने सोर्सेज है सोचो। और अभी रोहित भाई को, उनको तो खिलाते ही नहीं है, हमारे बी ग्रेड की टीवी भेजते क्योंकि वो स्टैंडर्ड हो गए। भविष्य में लीडर तैयार करना है तो इनिशिएशन लेना बहुत जरूरी है। और लास्ट में क्या होता है, ये फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था, इसलिए इसने जो दिया है ना लास्ट को, क्या है, एस्प्रिट डी कॉर्प्स। मतलब क्या होता है, इंग्लिश में कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एकजुट रहेंगे तो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, लेकिन अलग थलग हुए तो फिर हम टूट के बिखर जाएंगे। ये 2 मेजर प्रिंसिपल हमारे सिलेबस में, वैसे मैक्स वेबर और सब है जो आपने नहीं पढ़ा है। एक है हमारा टेलर, और दूसरा जो है ना वो कौन सा है हमारा, जो अभी आपने देखा फियोल। सर टेलर जो है और दोनों में डिफरेंस क्या है, तो टेलर को हम कहते हैं पिता, सब में पिता से ही शुरुआत होती है ना, अच्छा है। और फियोल भी कौन है, पिता। अब बच्चों का तो होगा ही होगा, लेकिन टेलर है साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता। क्या है, मुझे नहीं पता वो पिता है कि नहीं, लेकिन क्या है, वो पिता है, समझो। और दूसरा जो फियोल है उसको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, आधुनिक संचालन के प्रणेता। क्या कहते हैं, बोलो, आधुनिक संचालन के प्रणेता। क्या बोलते हैं उसको, संचालन के प्रणेता। अभी फियोल के हमने 14 प्रिंसिपल देखे। सर आपने तो समझाए, हमने पढ़े इसलिए हमको याद है, पर इसके टाइटल याद नहीं रहते, तो उसके लिए भी बहुत सारे एमसीक्यूज में वो जरूरी है, लेकिन फिर भी याद रखोगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे अभी उसके 6 फंक्शन बताए, उसको हम बोलते हैं टीसी फासम। क्या बोलते हैं, टीसी को देख के फासम फास भागा। क्या हुआ, टीसी को देख के फासम फास भागा, एक स्टोरी बनती है। उसके 14 प्रिंसिपल है ना, 5 + 5 + 4, ऐसे याद रखो। कौन भागा, दद्दू। कौन भागा, लेकिन दद्दू भागा, दद्दू की उम्र थी। फिर दद्दू सरका, क्या हुआ, दद्दू सरक सो। कैसे सरका, ऐसे, कैसे, आर यू क्लियर विद दिस। क्या हुआ, फासम। हम तो वैसे भी कहते हैं, हमको प्यार से गुजराती में, है कि नहीं, फास्ट नहीं, हम कोई भी चीज का क्या कैसे पाका तो क्या फासम फास। हम गुजराती में भी कहते हैं ना, ये बेस्ड है, हमारे यहाँ एक परंपरा है,
हमारे बाजू में जो भाई रहते हैं उसको प्रॉपर काठाबाड़ी है, तो उसे बोलते कि वाह बेस्ट है, अरे वेस्टर्न बेस्ट है। मेरे को वाह व्हाट अ लैंग्वेज, फास्ट नहीं फास्ट फास्ट, दैट्स गुजराती। बेस्ट नहीं वेस्टर्न बेस्ट है कि नहीं, दैट्स गुजराती। तो टीसी को देख के फासम फास भागा, कौन भागा, दद्दू, दद्दू सर का कैसे ऐसे कैसे, है कि नहीं। सर आप एक बार बोल के दिखाइए। तो 6 फंक्शन में पहला आता है टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी एंड मैनेजरियल। What are the 14 principles? You have to be remember that the 5 plus 5 plus 4, amongst them there will be 14 principles, and the first group is there: division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command and unity of directions. The second group related with the SARP, so that's known as the subordination of individual interest to general interest, right? Remuneration of personal, centralization. Either you also pronounce decentralization, I don't mind. Then after, scalar chain, that is related with the communication pattern and order. The second group is over. And third is kaise, I say, that is equity, stability of tenure, personal initiative and aspirative. The whole 14 principle is that, right? तो हमारा पहला चैप्टर सबका बाप है। क्या है? अब मैं जरा आपको चैप्टर की ओर ले जाता हूं। क्या है सुनिए। सबसे पहला आपको दिया है इंट्रोडक्शन, राइट? पूरा चैप्टर समझ लो। उसके बाद मैनेजमेंट की डेफिनेशंस बहुत सारी है। उसके बाद मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, आर्ट है कि प्रोफेशन है, राइट? फिर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल दिया टेलर ने जो मैंने आपको बताया, है कि नहीं? टेलर, फिर फ्यूल के 14 प्रिंसिपल, है कि नहीं? अभी हमने देखा। फिर मैक्स वेबर की थियरी मैंने आपको बताई, राइट? ये पूरा एक बात बोलूं, 11-12 पूरा पहले चैप्टर में ही। उसके बाद उसके मैनेजमेंट के फंक्शंस, और फिर यहां तक मैनेजमेंट है। अब इसके बाद चालू होगा प्लानिंग। क्या आएगा पहला? बोलो प्लानिंग। दूसरा क्या होगा बोलो? वो प्लानिंग में सब आ गया, उसके टाइप ना, प्रोसेस ना, सब कुछ। फिर आएगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या आएगा बोलिए? स्टाफिंग। धीरे धीरे बोलो, ये क्या होले होले चल रहा है, तो धीरे धीरे बोलो। फिर क्या आएगा? स्टाफिंग में आएगा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, यस। उसके बाद जो आएगा दैट इज कंट्रोल, डायरेक्टिंग, सब उसमें आ गया है ना। कंट्रोल के बाद फिर क्या आएगा? अब दूसरा जो है ना, लीडरशिप और ये सारी चीज। फिर आएगा कम्युनिकेशंस, है ना, जो मैनेजमेंट के पार्ट है। कम्युनिकेशन के बाद उसके बैरियर्स सब कुछ पढ़ने के बाद द नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कोऑर्डिनेशंस। और कोऑर्डिनेशंस के बाद आप देख रहे हो चल ही रहा है चैप्टर हमारा डायरेक्शंस, जो आपने बोला थोड़ा आगे पीछे रहा, पता है, ल्यूथर ग्यूलिंग। बस ये हमारा पहला चैप्टर है ओनली। यहाँ पे 4 चैप्टर। मैनेजमेंट कितने चैप्टर है टोटल? 4। ये फर्स्ट चैप्टर है और बाकी के 3 चैप्टर्स। पर सबको याद कैसे रखा जाएगा? जितनी अच्छी समरी करोगे उतना ही अच्छी तरह से आप सारी चीज याद रख पाओगे, राइट? अब आप लोगों को मुझे समझाने की जरूरत है प्लानिंग किसको कहते हैं, आप लोगों को मुझे समझाने की जरूरत है डायरेक्टिंग किसको कहते हैं। ये सब कुछ ऑलरेडी 11-12 जब बेसिक आपने मैनेजमेंट स्टार्ट किया ना, आप ऑलरेडी पढ़ के आए। मैं राइट या रॉन्ग? तकरीबन गरीमत ये समझो कि इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव डिटेल नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड है। इसलिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। इसलिए मैं आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज मैं आपसे क्लियर करता हूँ। आप जरा अगर आपके शहर में हो तो इसके पीछे, हर चैप्टर के पीछे आपको एमसीक्यू देते हैं, है कि नहीं? अब पहला चैप्टर आपका इतना लंबा होता है तो उसके टोटल एमसीक्यू अगर आप लोग डाउनग्रेड करोगे ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड मोर देन 200 से ज्यादा, यानी एग्जैक्ट 200 एमसीक्यूज है। अब इतना बड़ा चैप्टर होगा तो 200 एमसीक्यू होंगे कि नहीं होंगे, राइट? और इसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर है ना बेटा, ये है डेलीगेशन। इसमें फिर क्या क्या आता है? तो मैनेजमेंट के अंदर जो बाकी के जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स दैट इज ये 8 नंबर का चैप्टर था। इकोनॉमिक्स में 8 हॉलिडे 9 चैप्टर था। मैनेजमेंट प्रोसेस दूसरा है, वो कौन सा है? मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, इसमें ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, लीडरशिप, मोटिवेशन, और लास्ट में कौन सा है? डिसीजन। ये 4 चैप्टर है, लेकिन कहने के लिए 10-12 चैप्टर है। आप समझ गए? तो कोई फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे चैप्टर्स उसमें इंक्लूडेड हो रहे हैं। आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है, तो आज हम यहां तक रखते हैं लेक्चर्स। चलिए, देवांश, उस्मा, स्मिथ, किसी को कोई डाउट?